हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 में जो हमारी एजुकेशन है, हम एजुकेशन की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 4 तक सारे ही कवर करवा चुकी हूँ और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 होने वाला है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सारी ही प्लेलिस्ट का लिंक देख पाएंगे। यानी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपके सेमेस्टर 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं उन्हें ऑलरेडी कवर करवा रही हूं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हों आपकी स्टडी से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ और वो पास हो पाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बुक से पढ़ाती हूँ, तो ये जो आपकी बुक है ये सोल द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी जो एजुकेशन की बुक है इसका नाम है पर्यावरणीय विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1 और इंग्लिश में इसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1। यानी हमारी जो ये बुक है ये EVS की बुक है। हम ऑलरेडी चैप्टर 4 तक सारी ही चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर बिना देरी करे हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बट स्टार्टिंग करने से पहले आप एक ब्यूटीफुल सा लाइक कर दीजिए अपने हाथों से, क्योंकि इतने सारे लाइक्स छुपाकर कहाँ जाओगे, इतने सारी लाइक्स छुपाना अच्छी बात नहीं होती। तो आप अपने हाथों से एक ब्यूटीफुल सा लाइक कर दीजिए। फिर हम आपकी लाइक से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का नाम है प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन। हम इस चैप्टर के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और भूमि संसाधनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मेनली हम भूमि के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी बुक की भी स्टार्टिंग ऐसी ही होगी। पहले संरचना के बारे में बताया जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, फिर उसके बाद में हमारा परिचय से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम भी परिचय से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी बुक में। ठीक है, परिचय से ही हम लोग इसे देखेंगे। भूमि मानव जाति के लिए सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। जैसे कि आपको पता है भूमि जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से हमारे लिए है, क्योंकि अगर भूमि नहीं होगी तो हम कृषि कहाँ करेंगे, रहेंगे कहाँ। मेरे लिए तो चीज़ यही है कि हम रहेंगे कहाँ। तो इसलिए भूमि जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और साथ ही प्रकृति की सबसे कीमती उपहारों में से एक है, और जो प्रकृति द्वारा दिया गया है मनुष्य को या हम सबको, वो एक कीमती उपहारों में से एक है हमारी भूमि। ठीक है, यह स्थलमंडल का वह हिस्सा है जो जीवन को बनाए रखता है, और स्थलमंडल का ये वो हिस्सा है जो जीवन को बनाए रखता है। आई होप आपको पता होगा स्थलमंडल क्या है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। भूमि कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। यह विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे भोजन, फाइबर, दवा और खनिज के साथ साथ कृषि उत्पादकता, जैविक विविधता, कार्बनिक पृथक्करण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करती है। और ये सभी चीज़ें हम अपनी भूमि की वजह से पॉसिबल देख पाते हैं। भोजन हो गया, फाइबर हो गया, दवाइयाँ हो गई, खनन की चीज़ें हो गई और कृषि हो गई। ये सभी चीज़ें जो है हमारी पृथ्वी की या हमारी भूमि की वजह से ही पॉसिबल हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा दुरुपयोग और कुप्रबंधन के कारण भूमि संसाधन भारी खतरे में है। विभिन्न मानव जातीय गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होती जा रही है और वह निम्नीकरण और प्रदूषित होती जा रही है। यानी देखिए, मनुष्य की वजह से, मनुष्य की दुर्व्यवहार या फिर कुप्रबंधन की वजह से जो भूमि है वो खतरे में जाती जा रही है। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और भूमि जो है वो प्रदूषित होती जा रही है, जो कि भूमि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, इसके आगे आप परिचय में लिख सकते हैं भूमि क्षरण का एक चरम मामला मरुस्थलीकरण है, जिसमें दुनिया के अर्ध शुष्क क्षेत्र अपनी उत्पादक क्षमता को इस हद तक खो देते हैं कि वह मानव जाति गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के कारण बंजर और रेगिस्तान जैसे हो जाते हैं। यानी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट या ये कहें सबसे जो क्षति वाला टाइम होता है वो होता है मरुस्थलीकरण। जब कोई भी जो मिट्टी होती है वो मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो जाती है। और मरुस्थलीकरण जब होता है मानव की गतिविधियों या जलवायु परिवर्तन की वजह से, जब भूमि जो होती है वो पूरी तरीके से एक रेगिस्तान या बंजर में बदल जाती है। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें परिचय में लिख सकते हैं। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनमें किसी में भी इस परिचय का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चनों के हिसाब से सुटेबल होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे भूमि संसाधन। भूमि संसाधन कौन कौन से होते हैं। मानवीय दृष्टि से भूमि संसाधन में भूमि के वह सभी पहलू और कार्य शामिल हैं जिनका उपयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। मनुष्य कृषि, खनन,
चराई जानवर और निपटान उद्देश्यों के लिए भूमि का दोहन करता है। भूमि संसाधन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी देखिए, अगर हम भूमि संसाधनों की बात करें तो हर चीज़ जो हम भूमि से प्राप्त करते हैं, चाहे वो मनुष्य की कृषि हो, खनन हो, या फिर जो चराई वाली होती है यानी जानवरों को चराना, ये सभी हमारे भूमि संसाधनों में आ जाते हैं। लेकिन मेनली भूमि संसाधन जो होते हैं वो उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन सी 3 श्रेणी हैं, चलिए देख लेते हैं उन 3 श्रेणियों को। उन 3 श्रेणियों को आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला है हमारा बहुत स्तर संसाधन, जैसे से राहत, भूवैज्ञानिक संरचनाएं और खनन। एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मामूली स्तर संसाधन, जैसे मिट्टी और पानी। एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वनस्पति और जैव विविधता, जैसे बहुत अस्थिर संसाधन। ठीक है, इन तीनों कैटेगरियों में हम इसे बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे मानव जाति को भूमि द्वारा प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं। अब मानव जो है यानी हम लोग जो हैं, उनको भूमि द्वारा कुछ दिए गए महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं हैं। अब हम उन महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है हमारा खनिज। अब खनिज किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। खनिज एक शुद्ध कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में होता है। पृथ्वी की पपड़ी में लगभग सभी खनिज पाए जाते हैं। यानी खनिज जो है वो कार्बनिक पदार्थ है, जो शुद्ध कार्बनिक पदार्थ है, जो कि मेनली पृथ्वी की जो पपड़ी है यानी ऊपर वाली जो सतह है उसमें पाया जाता है। खनिज गैर नवीनीकरण संसाधन है और इसमें धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम आदि, गैर धातु जैसे फास्फोरस, जिप्सम, मिट्टी, रेत आदि शामिल है। और ये जो है ये एक गैर नवीनीकरण संसाधन होते हैं और इसके अंतर्गत हम लोहा, तांबा और एल्यूमीनियम जैसी चीज़ें देख सकते हैं। और गैर धातु में फास्फोरस हो गया और मिट्टी, रेत, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देख सकते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में उपलब्ध खनिजों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी ये जो खनिज हैं या ये जो पपड़ी में पाए जाते हैं खनिज, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली जो हमारी श्रेणी होती है वो होती है धात्विक खनिज, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सीसा, जस्ता आदि। ये सभी हमारी प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरे में आप लिख सकते हैं गैर धात्विक खनिज, जैसे ग्रेफाइट, टेस्फर, अभ्रक, चूना, पत्थर आदि। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं खनिज ईंटों, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। इन तीनों में इसे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध है और इसे पर्याप्त मात्रा में लोहा, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम, तांबा, सीसा और जस्ता अयस्क हैं। यानी भारत जो है वो इन सब में निपुण है, या फिर ये कहें भारत में ऐसे बहुत सारे खनिज हैं, बहुत बड़ी मात्रा में भारत में ये सारे ही खनिज पाए जाते हैं। लोहा हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सारे ही, सीसा हो गया, ये सारे ही जो अयस्क हैं वो भारत में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और इन तीनों कैटेगरियों में इन्हें बांटकर समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मिट्टी। जो मिट्टी होती है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, या मिट्टी का क्या रोल है, अब हम मिट्टी को देखेंगे। मिट्टी को पृथ्वी की पपड़ी की सबसे बाहरी पतली परत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो पपड़ी वाली परत होती है उसकी सबसे ऊपरी वाली लेयर के रूप में हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी कार्बनिक और खनिज सामग्रियों का एक जटिल मिश्रण है जो लगातार रासायनिक अपघटन और चट्टानों के यांत्रिक विघटन से बनती है। यानी ये जो है ये कार्बनिक और खनिज के एक जटिल मिश्रण होता है, जो कि लगातार जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से बनती रहती है। मिट्टी एक नवीनीकरण संसाधन है जो मुख्य रूप से अपरदन प्रक्रिया द्वारा लगातार बनता और नष्ट होता रहता है। यानी जो मिट्टी है वो एक नवीनीकरण संसाधन है जो कि बनता और खत्म होता रहता है। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहा जाता है और जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको ह्यूमस नाम से जाना जाता है। ये सबसे उपजाऊ परत है, यानी जो ह्यूमस होती है वो ही सबसे ज्यादा उपजाऊ परत होती है। मिट्टी मानव पर्यावरण का एक मूलभूत हिस्सा है और पानी की तरह ही आवश्यक है। और मिट्टी जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। जिस तरह से पानी इम्पॉर्टेंट होता है उसी तरीके से मिट्टी भी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता के खिलाफ एक जटिल बफर के रूप में कार्य करती है। मिट्टी माइक्रोबियल जैसी विविधता में बहुत समृद्ध है और कार्बन का एक प्रमुख भंडार भी है। दुनिया भर में मिट्टी अपनी विशेषताओं और गुणों के संबंधों में भिन्न होती है और दुनिया भर की जो मिट्टी होती है वो अपने अपने जो गुण होते हैं, अपनी अपनी जो विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर भिन्न देखी जा सकती है। इसके वर्गीकरण का आधार है और इसी आधार पर इसे वर्गीकृत भी किया जा सकता है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा
समूह जलोढ़ी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और अम्लीय मिट्टी। ये अम्लीय मिट्टी है, यानी जो भारत में प्रमुख पाई जाती हैं वो काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी है। ये सभी जो मिट्टियां हैं ये भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कृषि। कृषि को देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो कृषि के बारे में हम लिख सकते हैं, बढ़ती विश्व संख्या की खाद्य मांग को पूरा करने के लिए मानव द्वारा भूमि संसाधनों का सबसे प्रमुख उपयोग कृषि के रूप में किया जाता है। यानी देखिए, जो मिट्टी है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वो कृषि के रूप में किया जाता है, क्योंकि मानव संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, मानव जाति जिस तरह से बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन हमारी संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका की सतह का लगभग 40% कवर करती है, और जो कृषि है वो पारिस्थितिकी तंत्र की लगभग 40% इसको कवर करती है। फसल के लिए उपयुक्त विश्व का कुल भूमि क्षेत्र 4.4 बिलियन हेक्टेयर है, और जो फसल के लिए यूज़ किया जाता है वो विश्व भर की जो भूमि है उसका 4.4 बिलियन हेक्टेयर यूज़ किया जाता है, जिसमें से 1.6 मिलियन हेक्टेयर वर्तमान में खेती के अधीन है, और वर्तमान में जो खेती की जाती है वो की जाती है 1.6 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर। इतने बड़े भूभाग पर हम लोग अभी असल में खेती करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिख सकते हैं इसमें, उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण पिछले 70 से 80 वर्षों में वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है, और जो हमारे उर्वरक हैं और कीटनाशक है उसकी वजह से हम कह सकते हैं 70 से 80 वर्षों में जो पूरे विश्व में कृषि थी उसकी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो कृषि है उसको कीट खा गए या फिर उर्वरकता कम हो गई, जिसकी वजह से कृषि अच्छी नहीं होती थी। पर अब हमने इनका सल्यूशन निकाल लिया है, जिसकी वजह से जो कृषि है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक वन उत्पादक। अब हम देखेंगे प्राकृतिक वन उत्पादक क्या होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कागज के लिए लकड़ी की लुगदी और पशुओं के लिए चारा शामिल है। इन्हें गैर लकड़ी उत्पादन भी हैं जो जंगलों से प्राप्त होते हैं, जिसमें नट, रेजिंग, गोंद, औषधीय पौधे, खाद्य, फल, तेल आदि शामिल हैं। ये सभी हमें हमारी प्रकृति से मौजूद होते हैं, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें हमारे नट हो गए और जो हमारी लकड़ियाँ वगैरह हो गई, गोंद हो गया, और जो औषधीय पौधे होते हैं जो हमारी प्रकृति में मौजूद होते हैं। सामूहिक रूप से गैर लकड़ी वन उत्पादन, जिसे NTFPS कहा जाता है, इन NTFPS को वन पारिस्थितिकी तंत्र पर अपेक्षाकृत कम नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। खाना पकाने, पशु आहार, उपचार के लिए दवाई, घरेलू निर्वाह, आय सृजन के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं सहित कई उद्देश्यों के लिए वन उत्पादनों का दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर हम दुनिया भर में वनों का उपयोग करते हैं। यह उत्पादन सभी देशों के लिए राजस्व सृजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट स्रोत के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा औषधि पौधे। अब औषधि पौधे कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो हम दवाई के रूप में यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम औषधि पौधों के नाम से जानते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं। औषधि पौधे मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। जो औषधि पौधे होते हैं वो मेनली हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें दिए जाते हैं। औषधिहीन उष्ण कटिबंधीय जलों में औषधि वनस्पतियों की विशाल विविधता नए फार्मास्यूटिकल उत्पादकों का एक अमूल्य स्रोत है। दुनिया के लगभग 80% विकासशील देश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन पारंपरिक औषधि पौधों पर निर्भर हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए औषधि पौधे भिन्न छोटे और बड़ी बीमारियों के लिए एकमात्र उपलब्ध उपचार हैं। यानी देखिए, औषधि पौधे जो हैं वो 80% जो विकासशील देश हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, दोनों में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, वनों के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लाखों लोगों के जीवन यापन का साधन प्रदान करते हैं, और लाखों लोगों के लिए जीवन यापन का भी
साधन बन जाते हैं, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो औषधि पौधों को बेचकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। विश्व स्तर पर लगभग 2 अरब लोग खाना पकाने और अपने घरों को गर्म करने के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों के रूप में ईंधन की लकड़ियों और चरागाहों का उपयोग करते हैं। और दुनिया भर के 2 अरब से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर को गर्म करने के लिए और अपने चरागाह यानी भेड़ बकरियों के लिए पेड़ों का यूज़ करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और उनका जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है इसमें आप लिख सकते हैं, वन भी अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका में योगदान करते हैं, क्योंकि वह मिट्टी के पोषण तत्वों और फसलों और पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं। अब हम कह सकते हैं जो वन है वो प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरी अपनी योग्यता देते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो हमें तापमान के लिए लकड़ी देते हैं और पशुओं के लिए चारा वगैरह देते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। मिट्टी के कटाव को कम करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1.5 - 2 बिलियन लोग अपनी आजीविका और आय के लिए वनों पर निर्भर हैं। और देखिए आज भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वनों पर निर्भर हैं अपनी आजीविका को लेकर। तो हम कह सकते हैं वन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखते हैं किस किसने इसे अच्छे से पढ़ा। एंड अगर आप फॉर मोर कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। और वहाँ पर मैं आपको मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स होती हैं या क्वेश्चन होते हैं तो वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर देती हूँ, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, आगे जो हमारा पॉइंट है आगे है हमारा भूमि अच्छेदान और भूमि उपयोग परिवर्तन। अब भूमि अच्छेदान और भूमि उपयोग परिवर्तन क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम ने लैंड कवर को 17 वर्गों में वर्गीकृत किया है। यानी देखिए इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसने पूरे लैंड कवर को 17 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन, वुडलैंड्स, झाड़ियां, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और रेगिस्तान शामिल हैं, जिसमें दुनिया भर के हम झाड़ियां और घास के मैदान, वुडलैंड ये सभी शामिल होते हुए देख सकते हैं। वैश्विक भूमि क्षेत्र 13.2 बिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 12% यानी 1.6 बिलियन हेक्टेयर खेती के अधीन है और 28% यानी 3.7 बिलियन हेक्टेयर जंगलों के अंतर्गत आती है और 35% यानी 4.6 मिलियन हेक्टेयर में चरागाह और वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। दूसरी ओर चरागाह और वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भूमि उपयोग परिवर्तन का अर्थ मानव जातीय उपयोगों के लिए स्थलीय भूमि का संत का रूपांतरण है। यानी भूमि उपयोग परिवर्तन का जो अर्थ है वो मानव उपयोगी के लिए स्थलीय भूमि की सतह का रूपांतरण कहलाता है। भूमि की उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता है। मानव सभ्यता यानी 3500 ईसा पूर्व के बाद से ही शुरुआती के बाद से भूमि का उपयोग बस्तियों, कृषि उद्देश्यों, पशुओं की चराई, खनन, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए तेजी से किया जा रहा है। यानी इन सभी चीज़ों में हम अपनी शुरुआती टाइम से ही करते आ रहे हैं, यानी 3500 ईसा पूर्व से ही हम इन सारी चीज़ों में भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं, जिसने भूमि के आवरण को काफ़ी हद तक बदल दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वन आवरण और संरचना, कृषि भूमि का स्तर, कृषि गहनता, शहरी विकास और मनुस्थलीय भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख चरण हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव हैं, यानी हम इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभावों को देख सकते हैं, जिसमें आप पहले लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड आप इसमें लिख सकते हैं जैव विविधता हानि। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। और उसके बाद में आप लिख सकते हैं भूमि क्षरण और मनुस्थलीयकरण। आप इसमें लिख सकते हैं अपशिष्ट एकत्रीकरण। इन सभी चरणों ने मानव स्वास्थ्य, कल्याण और आजीविका को बहुत प्रभावित किया है। और ये सभी जो चरण है वो मानव जो कल्याण है और जो मानव की जो आजीविका है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भूमि क्षरण के भूमि का जो क्षरण हो रहा है वो क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। भूमि क्षरण को मनुष्य द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण भूमि के उत्पादन क्षमता में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी देखिए मानव ने
कहीं कहीं इतना ज़्यादा भूमि का उपयोग कर लिया है कि उसकी जो गुणवत्ता है या उसकी जो क्षमता है वो खत्म होने लगी है। इसी वजह से हम भूमि को भूमि क्षरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। भूमि क्षरण मृदा रसायनों और मृदा जैव विविधताओं को प्रभावित करती है, यानी जो भूमि क्षरण है वो रसायनों और मृदा जो जैव विविधता है जो जैव विविधता है उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। अब देखिए, भूमि क्षरण के कुछ कारण भी तो हैं, ऐसे तो नहीं ऑटोमेटिकली हो रही है, वो कुछ कारण भी तो हो सकते हैं। अब उन कारणों को देखते हैं कि वो जो हैं वो कौन कौन से कारण हैं। उन कारणों में आप पहला लिख सकते हैं वनों की कटाई, जिसकी वजह से भूमि क्षरण होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं मिट्टी की क्षरण, वनों की कटाई होती है जिससे क्या होता है, मिट्टी की क्षरण हो जाती है। जैसे कि देखिए ये एक पेड़ है, ओके, ये एक पेड़ है। अब देखिए इसके नीचे की जो मिट्टी थी वो इसकी जड़ों ने संभाल रखी थी, ये सारी इसकी जड़ों ने पूरी मिट्टी को पकड़ रखा है। बट अगर मैं इस पेड़ को ही काट दूं, क्या ये जो इसकी जड़ हैं ये यहाँ की मिट्टी को पकड़ पाएंगी? नहीं। तो ये धीरे धीरे यहाँ से उड़ने लगेगी और यहाँ से कहीं और चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी का क्षरण होगा। तो वनों की कटाई का भी बहुत सीधा प्रभाव हमारी मिट्टी के क्षरण पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अप्रत्याशी मौसम पैटर्न या जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सूखा और बाढ़। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आधुनिक कृषि पद्धति, यानी जो आधुनिक कृषि पद्धति है उसकी वजह से भी भूमि क्षरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ और पॉइंट है उनको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप और पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट लिख सकते हैं आप मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण की वजह से भी जो भूमि क्षरण है वो होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बढ़ता शहरीकरण। बढ़ते शहरीकरण की वजह से भी भूमि क्षरण हो जाता है। भूमि का निम्नीकरण एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि का क्षरण हो रहा है वो एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जिससे शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है। न केवल प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बहाल करने के लिए, बल्कि मानव समाज के आर्थिक विकास और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी हमें इससे निपटने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इसको इजीली वे में देखेंगे कि कोई बात नहीं हो रहा है, कोई नहीं, तो ये एक दिन बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी हमारे सामने, और जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें हम भूमि पर ही तो उगाते हैं। अगर भूमि ही नहीं होगी, भूमि का क्षरण होता रहेगा, उसका निम्नीकरण होता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सारी चीज़ों के लिए तरस जाएंगे। तो इसीलिए उस चीज़ से बचने के लिए हमें भूमि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मृदा अपरदन। अब देखिए इसी वजह से ये आपको पढ़ाया भी जा रहा है। अब हम मृदा अपरदन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। हवा, पानी और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षणीय जैसे प्राकृतिक भौतिक कारकों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का नुकसान या हटाव, मिट्टी का कटाव होता है। यानी देखिए हवा की वजह से हो सकता है हवा बहुत तेज चल रही है और मिट्टी उड़ गई। पानी की वजह से हो सकता है बाढ़ आई और मिट्टी चली गई। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी होता है कि जो मिट्टी है उसकी जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, उसी को मृदा कटाव कहा जाता है। चूँकि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत सबसे उपजाऊ परत होती है, कार्बनिक पदार्थों और पोषण तत्वों से भरपूर होने के कारण कटाव से मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। और अगर सबसे ऊपरी परत, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो सबसे उपजाऊ होती है, अगर वो ही हट जाएगी तो उसकी जो उपजाऊ की क्षमता है या उसकी जो उर्वरकता क्षमता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, और जो मिट्टी का निर्माण होने वाली प्रक्रिया होती है ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, जिससे 1 सेंटीमीटर मिट्टी को आधारशिला से बनने में 200 से 300 साल लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी की जो आधारशिला होती है उसको बनने में 200 से 300 साल लग जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा धीमी प्रक्रिया है। इसलिए लगातार मिट्टी के कटाव को प्राकृतिक रूप से बहाल होने में वर्ष लग जाते हैं। और इसीलिए अगर हम ये छोड़ दें कि प्रकृति खुद देख लेगी, हम तो जो कर रहे हैं करते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा और इसको ठीक होने में भी बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मिट्टी का कटाव तीव्र होता है तो मिट्टी की प्राकृतिक रूपरेखा नष्ट हो जाती है, और मिट्टी का कटाव अगर तेज़ी से होने लगे तो मिट्टी की जो प्राकृतिक रूपरेखा है यानी उसकी जो उर्वरकता वाली क्षमता है वो खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वो उपजाऊ नहीं हो पाती, या फिर ये कहें वो फिर कोई भी चीज़ उगाने के लायक नहीं रहती। ठीक है, अब हम इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के कटाव के विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित कारण। अब देखिए मिट्टी के जो कटाव होता है उसके कुछ
कारण हैं जो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव की वजह से भी हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण आप लिख सकते हैं सतह का ढाल। पहाड़ी ढालों पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है जो प्राकृतिक वनस्पतियों को काटने के साथ बनता है। यानी देखिए जो सतह का ढाल होता है वो भी मिट्टी के कटाव के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब पहाड़ वगैरह होते हैं, जैसे कि ये पहाड़ है, अब यहाँ की जो मिट्टी है वो तो ढल के नीचे आ जाएगी, उससे भी तो जो हमारी मिट्टी है उसका कटाव हो रहा है, उसकी हानि हो रही है, लेकिन ये प्रकृति की वजह से हो रहा है। तो ऐसी चीजें भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मिट्टी की मात्रा। उच्च मिट्टी की मात्रा वाली मिट्टी की तुलना में रेत की उच्च सामग्री वाली मिट्टी में कटाव की संभावना अधिक होती है। यानी जो उच्च मिट्टी होती है उसमें कटाव की मात्रा कम होती है, जबकि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें कटाव की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मौसम और जलवायु परिस्थितियां। उच्च तीव्रता वाली वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक कारक भी प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं वनों की कटाई। जैसे देखिए जो वनों की कटाई होती है उससे भी मिट्टी जो होती है वो विस्थापित हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अगर कोई पेड़ है उसके नीचे की जो जड़ें हैं वो वहाँ की मिट्टी को बांधे रखती हैं, लेकिन अगर उस पेड़ को काट दिया जाए तो वो जो मिट्टी होती है वो भी धीरे धीरे अब यहाँ से निकलने लगती है और कहीं दूर चली जाती है। तो वनों की कटाई की वजह से भी मिट्टी जो है वो सरकने लगती है। वनों की कटाई से पेड़ों की जड़ों में कमी आती है, जिससे मिट्टी को एक स्थान रखने का एक प्रमुख कार्य किया ढंग से अभाव और मिट्टी के कटाव का खतरा होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर उसके पेड़ों की जड़ें कट जाती हैं तो मिट्टी जो है वो स्थिर नहीं रह पाती और वो दूसरे स्थान पर चली जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यापार, कृषि और खेती। आधुनिक समय में रासायनिक गहन खेती पद्धति मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों के स्तर और मिट्टी के जैव विविधता को कम करती है। मिट्टी में पानी की मात्रा को भी कम करती है, जिससे मिट्टी की क्षरण होता है। अत्यधिक सिंचाई भी अपवर्तन का एक प्रमुख कारण है। यानी अगर हम मिट्टी को अत्यधिक सिंचाई देंगे, अत्यधिक उसमें पानी डालते रहेंगे तो वो भी एक अपवर्तन का कारण होगा। उसकी वजह से भी जो मिट्टी है उसका क्षरण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अतिचरण। मवेशियों को खिलाने और लोगों की मांस और डेयरी जरूरतों को पूरा करने के लिए चराई के लिए वनस्पतियों के बड़े क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अतिचरण से मिट्टी का क्षरण होता है। यानी देखिए अतिचरण से भी जो होती है मिट्टी का क्षरण हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पशु एक ही मिट्टी पर खाते रहेंगे तो उसकी जो उर्वरकता होती है वो खत्म हो जाती है। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे मृदा संरक्षण आज बहुत महत्व प्राप्त कर चुका है। मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए सुझाए गए उपचारात्मक उपायों में शामिल है। यानी देखिए जो मृदा है उसके जो संरक्षण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब उसके लिए कुछ उपचार सुझाए गए कि हम किस तरह से मिट्टी को बचा सकते हैं, यानी उसका क्षरण होने से बचा सकते हैं। खेती में कटाव नियंत्रण प्रौद्योगिकियों जैसे बिना जुताई या कम जुताई फसल रोटेशन और मल्च कवर का उपयोग पानी में मिट्टी के क्षरण को बहुत कम कर सकता है। यानी ये सारी चीजें हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सीढ़ीदार खेती। कठोर खेती को अपनाकर और पवनरोधक जीवित बाढ़, रेत के बांध आदि जैसी संरचनाओं की स्थापना से उन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव कम हो जाता है, स्वाभाविक रूप से कटाव की संभावना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उन क्षेत्रों में वनों की कटाई जहां बड़े पैमाने पर वनस्पतियों काट दिया गया है एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पेड़ मिट्टी की प्राकृतिक बाध्यकारी एजेंट है। यानी अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जो पेड़ है उसकी कटाई नहीं करेंगे तो जो मिट्टी है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधने का कार्य करती हैं, यानी मिट्टी को एक स्थान पर रोकने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इनके भी आंसर बताने हैं। देखेंगे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मनुस्थलीकरण, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो पार्ट 2 वीडियो आए आप उसे देख पाएँ और अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएँ। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपनी स्टडी कर पाएँ अच्छे से और आपकी तरह अच्छे नंबर ला पाएं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।